Hello students, welcome to the Gateway classes, a gateway to your success. Myself Abhilasha Jain and I am taking you to a ride of Digital System Design. Digital System Design में हम लोग यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जहां पर यूनिट नंबर 2 में आप लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट, उसका डिजाइनिंग, देन मक्स, डीमक्स, डिकोडर के न्यूमेरिकल्स, मक्स के न्यूमेरिकल्स, ये हमने देखे. आज नेक्स्ट टॉपिक जो आपको देखना है वो है एनकोडर, डिजिटल एनकोडर. एनकोडर्स क्या होते हैं, किस टाइप के डिजाइन किए जा सकते हैं, कैसे डिजाइन किए जा सकते हैं, ये सब हमें डिजिटल एनकोडर्स में देखने हैं. आज हम डिजाइन करेंगे 4x2 एनकोडर, 8x3 एनकोडर एंड प्रायोरिटी एनकोडर. बट इन सबसे पहले एक नजर मारते हैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस पे कि यूनिवर्सिटी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है. अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो 22-23 में यूनिवर्सिटी ने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड एनकोडर. अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सर देखा है मैनी टू वन, मल्टीपल इनपुट्स, वन आउटपुट एंड n सिलेक्ट लाइंस. आपकी n सिलेक्ट लाइंस होती हैं, 2n इनपुट्स होते हैं और 1 आउटपुट होता है. ये आपका होता है मक्स का केस. बट मल्टीप्लेक्सर का काम है कि मल्टीपल इनपुट्स को एक चैनल से ट्रांसमिट करना. एक चैनल लिया, एक चैनल के हेल्प से मल्टीपल यूजर्स का डाटा हम लोग एक चैनल पे ट्रांसमिट कर रहे हैं. किस यूजर का किस समय ट्रांसमिट होगा ये आपकी सिलेक्ट लाइंस डिसाइड करती हैं. बट एनकोडर का काम थोड़ा सा अलग है. एनकोडर का काम है कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में या बीसीडी में एनकोड करना, उसका बाइनरी फॉर्म कोड उसका जनरेट करना. अगर सपोज मैं कहती हूं नंबर 8, तो आपका एनकोडर उस 8 को एनकोड करके 1000 में कन्वर्ट करेगा, मतलब बाइनरी फॉर्म उसका जनरेट करेगा. अगर मैं कहती हूं 4, तो आपका एनकोडर उस डेसिमल नंबर 4 को कन्वर्ट करके मुझे 100 देगा. इसका मतलब मल्टीप्लेक्सर का काम मल्टीपल इनपुट को लेकर के एक सिंगल लाइन पर, एक सिंगल ट्रांसमिशन लाइन पर डाटा फ्लो करना है. बट एनकोडर का जो काम होता है वो मल्टीपल इनपुट लेकर के, सपोज यहां पर मेरे पास में 4 इनपुट्स है, तो 4 इनपुट मतलब 0, 1, 2 एंड 3. तो ये जो आपका A0, A2, A3 है, इसे एनकोड करके वो आपको आउटपुट Y0 और Y1 में देगा. इसका मतलब जब आपका A0 एक्टिवेट होगा तो Y0, Y1 1 होना, 0 होना चाहिए. जब A1 एक्टिवेट होगा तो 0 1 होना चाहिए. जब A2 एक्टिवेट होगा तो 1 0 होगा और A3 के लिए 1 1 होगा. तो रिस्पेक्टिव जो डेसिमल इनपुट है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम आपके एनकोडर का होता है. इसका मतलब पहला डिफरेंस, मक्स का जो काम है, मक्स आपके मल्टीपल इनपुट लेकर के एक चैनल पे डालेगा और उस मल्टीपल इनपुट का डाटा, उन मल्टीपल इनपुट में से किस इनपुट का डाटा चैनल पे जाएगा ये सिलेक्ट लाइंस डिसाइड करती हैं. पर एनकोडर जो पर्टिकुलर इनपुट एक्टिवेट होगा उसका रिस्पेक्टिव बाइनरी या बीसीडी कोड जनरेट करेगा. ये आपके एनकोडर का काम. दूसरा डिफरेंस, मक्स में सिलेक्ट लाइंस अवेलेबल होती हैं n, अगर 2n इनपुट है तो n सिलेक्ट लाइंस होंगी. पर वही एनकोडर में अगर आपके पास में 2n इनपुट है तो n आउटपुट लाइंस होंगी. मतलब यहां पर सिर्फ 1 आउटपुट लाइन होती है, एनकोडर में आपके पास में n आउटपुट लाइंस होंगी. ये सेकंड डिफरेंस है. एनकोडर में कोई सिलेक्ट लाइंस अवेलेबल नहीं होती. ठीक है. नाउ ये तो आपका डिफरेंस हुआ बिटवीन मक्स एंड एनकोडर. दूसरा है राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रायोरिटी एनकोडर. प्रायोरिटी एनकोडर हम लोग देखेंगे जब हम एनकोडर कंप्लीट करेंगे. उसके बाद में क्वेश्चन आपको पहले इसीलिए बताते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या क्वेश्चन किस वेटेज का पूछ रही है, कितने मार्क्स का पूछ रही है, ये देख करके आपके दिमाग में रहेगा, ताकि जब आप पढ़ोगे तो
एक बार वो क्लिक करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद डिजिटल एनकोडर। कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट जो डेसिमल इनपुट लेकर के रिस्पेक्टिव बाइनरी या बीसीडी कोड जनरेट करे, वो आपका एनकोडर है, डिजिटल एनकोडर। डिजिटल एनकोडर में आपके पास में ये जो डिजिटल एनकोडर है, ये डिकोडर का एग्जैक्टली रिवर्स ऑपरेशन है। डिकोडर क्या कर रहा था, बाइनरी फॉर्म ले रहा था और डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा था। डिकोडर जो डी कोड कर रहा था, कोड को खत्म कर रहा था, डी कोड कर रहा था, पर एन कोड करना मतलब कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो आपका एन कोडर मल्टीपल डेसिमल इनपुट्स लेकर के उसे बाइनरी में या बीसीडी में कन्वर्ट करेगा। ये डिकोडर का एग्जैक्टली अपोजिट काम है। देन जो आपका एनकोडर है, अभी हमने देखा एनकोडर में 2n इनपुट लाइंस होती हैं और n आउटपुट लाइंस होंगी। देन ये जो एनेबल सिग्नल होता है, ये ऑप्शनल होता है। एनेबल सिग्नल आपके एनकोडर में कई बार हो सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता, डजेंट मैटर। कई बार एनेबल सिग्नल एक्टिव लो सिग्नल होता है, कई बार एक्टिव हाई सिग्नल होता है। एक्टिव लो का मतलब एनेबल तब एक्टिवेट होगा जब उसे 0 मिलेगा। एक्टिव हाई का मतलब है एनेबल तब एक्टिवेट होगा जब उसे लॉजिक 1 मिलेगा। ठीक, मतलब अगर एनकोडर को एक्टिव लो एनेबल सिग्नल है तो 0 देने पे आपका एनकोडर स्विच ऑन करेगा। कल हमने एनेबल के लिए ये देखा था मेन स्विच के वाला कंसेप्ट, कि अगर आपके घर का मेन स्विच ऑफ है तो फिर लाइट फैन के जो मर्जी स्विचेस ऑन करते रहो, ऑफ करते रहो, फर्क नहीं पड़ता, कोई लाइट फैन चलेगी नहीं, क्योंकि मेन स्विच बंद है। जैसे ही मैं मेन स्विच ऑन करूंगी, वो आपके स्विचेस के अकॉर्डिंग आपका लाइट फैन ये ग्लो करेगा। अगर स्विच ऑन किया तो फैन चलेगा, स्विच ऑफ किया तो फैन बंद होगा। पर कब? जब मेन स्विच ऑन होगा। और एनेबल इज जस्ट लाइक मेन स्विच, जो आपके पूरे एनकोडर की वर्किंग को कंट्रोल करेगा। अगर एनेबल पिन है एनकोडर में तो आपका एनकोडर तभी एक्टिवेट होगा जब एनेबल पिन एक्टिवेटेड होगी, अदरवाइज एक्टिवेट नहीं होगा, कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इनपुट में जो मर्जी डाटा आता रहे वो आउटपुट देगा ही नहीं अगर एनेबल पिन डीएक्टिवेटेड है। और एनेबल पिन एक्टिवेट करते बराबर इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा। फाइन। नाउ हम लोग डिजाइन करना चाह रहे हैं 4x2 एनकोडर। 4x2 का मतलब है मेरे पास में इनपुट लाइंस जो है वो 4 इनपुट लाइंस है, y3, y2, y1, y0, ये 4 इनपुट लाइंस कह रही हूं, और 2 आउटपुट लाइंस होंगी a1, a0। a1 और a0 आपका एनकोड करेगी। एनकोड का मतलब है कि अगर मेरा डाटा ये y3 वाली पिन एक्टिवेट होती है तो आउटपुट में a1, a0 पे मुझे 1 1 मिलना चाहिए, मतलब 3 का कोड 1 1 वो जनरेट होगा। जब y2 पिन एक्टिवेट होगी तो 2 का कोड मतलब 1 0 यहां पर आउटपुट पिन पे मिलना चाहिए। अगर y1 पिन एक्टिवेट होती है तो 1 का कोड, डेसिमल 1 का कोड 0 1 वो मुझे आउटपुट पिन पे मिलना चाहिए। अगर y0 पिन एक्टिवेट होती है तो आउटपुट पे मुझे 0 0 मिलेगा। ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे 4x2 एनकोडर देखूं तो मेरे पास में 4 इनपुट लाइंस है, y3 to y0, 2 आउटपुट लाइंस है। ब्लॉक डायग्राम आपको यहाँ पर मैंने बताया है कि आपका 4x2 एनकोडर जो होता है या 4 to 2 एनकोडर, इसे ऑफकोर्स हम 4x2 भी लिख सकते हैं और 4 to 2 भी लिखा जाता है। किसी भी फॉर्म में पूछा जाए एग्जाम में, बात वही रहेगी। अगर आपको पूछा जाए फॉर एग्जांपल 4x2 एनकोडर, डिजाइन 4x2 एनकोडर, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना कि मैम ने तो 4 to 2 बताया था, टीओ बताया था बीच में, ये क्रॉस के आ गया। एक ही बात है, एनकोडर है चाहे उसे 4x2 लिखूं या 4 to 2, मतलब 4 इनपुट्स को 2 में कन्वर्ट करना, डेट इज 4 to 2। फाइन। देन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे ओनली वन ऑफ दीज 4 इनपुट्स कैन बी लॉजिक 1। ऑफ कोर्स जब मुझे एनकोड करना है तो किसी एक ही डाटा को तो एनकोड करूंगी।
अगर एक टाइम पे मेरा Y2 और Y1 दोनों एक्टिवेट हो गया तो किसे एनकोड करना है, आपका एनकोडर को नहीं पता चलेगा। इसीलिए ये कंपलसरी कंडीशन है कि एक टाइम पे आपका मल्टीपल इनपुट में से कोई एक इनपुट ही एक्टिवेटेड रहेगा, एक टाइम पे एक से ज्यादा इनपुट एक्टिवेट नहीं हो सकता। फाइन, तो इसे डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आते हैं ट्रूथ टेबल पे। ट्रूथ टेबल अगर देखें तो मुझे इनपुट और आउटपुट देखना है। इनपुट्स अवेलेबल है Y3 से Y0 तक, ये सारे इनपुट्स हैं। आउटपुट है मेरे पास में A1 A0। फाइन, अब जैसे ही Y3 एक्टिवेट होता है, एक टाइम पे एक इनपुट एक्टिवेट होगा। अगर Y3 एक्टिवेट होता है तो मेरा A1 A0 3 का रिस्पेक्टिव बाइनरी कोड मिलना चाहिए। इसका मतलब ये मिलेगा 1 1। अगर मेरा Y2 एक्टिवेट होता है तो ऑफ कोर्स बाकी इनपुट्स मेरे डीएक्टिवेटेड रहेंगे। अब Y2 के केस में मुझे 2 का रिस्पेक्टिव बाइनरी कोड यहां पर मिलना चाहिए, मतलब 1 0। अगर Y1 एक्टिवेट होता है तो 1 का रिस्पेक्टिव बाइनरी कोड आउटपुट में मिलना चाहिए, वो होगा 0 1। और अगर Y0 एक्टिवेट होता है तो Y0 का मतलब 0 का बाइनरी कोड जो कि होता है 0 0, ये मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? अब जब मेरे पास में ट्रूथ टेबल रेडी हो जाता है तो नेक्स्ट काम होता है मेरा बुलियन एक्सप्रेशन जनरेट करना फॉर ईच आउटपुट। यहां पे मेरे पास आउटपुट है A1 और A0। अगर मैं A1 की बात करूं तो A1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? A1 एक्टिव है जब Y3 एक्टिव है या फिर जब Y2 एक्टिव है। बाकी दोनों टाइम के लिए A1 एक्टिव नहीं है, क्योंकि A1 के पास मिन टर्म्स सिर्फ एक ये वाला और ये वाला, ये 2 मिन टर्म्स है। और ये 2 मिन टर्म, ये वाला मिन टर्म करस्पॉन्ड कर रहा है Y3 को और ये वाला मिन टर्म करस्पॉन्ड कर रहा है Y2 को। ठीक, इसका मतलब A1 की वैल्यू हुई Y3 प्लस Y2। ठीक है, वैसे ही A0 की अगर बात करें तो A0 के पास एक मिन टर्म है ये और एक मिन टर्म है ये। ऊपर वाला मिन टर्म करस्पॉन्ड कर रहा है Y3 को, इसीलिए Y3 प्लस ये वाला मिन टर्म करस्पॉन्ड कर रहा है Y1 को, इसीलिए Y1। तो अब मेरे पास बुलियन एक्सप्रेशन मिले हैं Y3 प्लस Y2 फॉर A1 एंड Y3 प्लस Y1 फॉर A0। अब एक बात सोचो, अगर मुझे प्लस ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है तो मैं कौन सा गेट यूज करती हूं प्लस के लिए? यस ऑफ कोर्स, डॉट प्रोडक्ट के लिए हम एंड करते हैं और प्लस के लिए हम और गेट करते हैं। तो यहां पे मैं और गेट लगाऊंगी और इसका सर्किट जनरेट करूंगी। तो आपका 4x2 एनकोडर का आप देखो, आपके पास में A1 की वैल्यू आई थी Y3 प्लस Y2 एंड A0 की वैल्यू आई थी Y3 प्लस Y1। ठीक, इसका मतलब मैं अगर ये 4 इनपुट लाइंस लेती हूं Y3, Y2, Y1 एंड Y0, ये आपकी 4 इनपुट लाइंस हैं। Y3 और Y2 के बीच में अगर मैं लगाती हूं एक और गेट तो मुझे मिल रहा है A1 और Y3 और Y1, एक Y1 है दूसरा आपका Y3 है, इनके बीच में अगर मैं लगाती हूं और गेट तो मुझे मिलेगा A0। ये है आपका बुलियन एक्सप्रेशन, ये है आपका सर्किट डायग्राम फॉर 4x2 एनकोडर, 4x2 एनकोडर। अगर 4 इनपुट्स को मैं अगर 2 बिट में कोड करना चाह रही हूं तो मेरा ये सर्किट 4 इनपुट्स को 2 बिट में एनकोड करेगा। मतलब अगर इनपुट में मेरी लाइन सपोज 0 0 आती है तो यहां पर लगी दोनों एलईडीज मेरी ऑफ रहेंगी। अगर Y1 एक्टिवेट होता है तो आपका ये ऑफ रहेगी, ये वाली ऑन हो जाएगी, मतलब 0 1 हो गया।
अगर मेरी 2 वाली लाइन एक्टिवेट होती है तो ये एक्टिवेट होगी, ये एलईडी ग्लो करेगी, ये वाली ऑफ रहेगी, मतलब 1 0 पैटर्न हो गया। और अगर मेरी Y3 की लाइन एक्टिवेट होती है तो दोनों एलईडीज ग्लो करेगी, दैट मीन्स आपका 1 1 का पैटर्न बना। भाई ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट आपका ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। ऑक्टल का मतलब है 8 बिट्स। ऑक्टल नंबर आपको याद होगा 0 to 7 चलते हैं। तो ऑक्टल टू बाइनरी अगर आपको पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होना कि ऑक्टल क्या है। ऑक्टल आपके 8 डिजिट्स है, 0 to 7। 0 to 7 को अगर मैं बाइनरी में कोड करना चाहूं तो उसे मुझे कितनी बिट्स चाहिए होंगी? 7 आपका लार्जेस्ट ऑक्टल है। 7 को एनकोड करने के लिए मुझे चाहिए 111, इसका मतलब 3 बिट्स। तो आप जो ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर यूज करोगे वहां पर आपके 8 इनपुट और 3 आउटपुट होंगे। 8 इनपुट है Y7 to Y0, सॉरी 8 इनपुट्स है आपके Y7 to Y0। ये आपके 7 ऑक्टल इनपुट्स होंगे जो ऑक्टल वैल्यू देगा। और इन ऑक्टल वैल्यू को एनकोड करने के लिए, बाइनरी में एनकोड करने के लिए मुझे चाहिए 3 बिट्स। तो 3 बिट्स जो मैं ले रही हूं वो है A2 A1 A0। ये आपका ऑक्टल टू बाइनरी जहां पर 8 इनपुट लाइंस है Y7 to Y0, 3 आपकी आउटपुट लाइंस है A2 A1 A0। फाइन। अब अगर मुझे इसे डिजाइन करना है यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स तो सबसे पहले मुझे ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल के हेल्प से आउटपुट के बुलियन एक्सप्रेशन निकालने हैं, फिर उन बुलियन एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स। तो सबसे पहले चलते हैं ट्रुथ टेबल पे। ट्रुथ टेबल आपका होगा इनपुट लाइंस Y7 से Y0। इनपुट लाइंस मेरे पास है Y7 6 5 4 3 2 1 0। ये सारी आपकी इनपुट लाइंस है। 3 आउटपुट लाइंस है जिसे मैंने कहा है A2 A1 A0। ठीक है। अब देखो जैसे ही आपका Y7 एक्टिवेट होता है, Y7 एक्टिवेट होते बराबर आउटपुट 7 का करस्पॉन्डिंग बाइनरी आएगा विच इज 1 1 1। बाकी इनपुट्स आपके 0 होने चाहिए क्योंकि एक टाइम पे एक ही इनपुट आपका एक्टिवेट होगा। अगर मेरा Y6 एक्टिवेट होता है तो Y6 एक्टिवेट होने के लिए 6 का रिस्पेक्टिव बाइनरी मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए और 6 का रिस्पेक्टिव बाइनरी है 1 1 0। नाउ Y5 अगर मेरा एक्टिवेट होता है तो 5 का रिस्पेक्टिव बाइनरी मुझे मिलना चाहिए जो कि है 1 0 1। अगर Y4 एक्टिवेट होता है तो 4 का रिस्पेक्टिव बाइनरी मुझे मिलेगा 1 0 0। अगर Y3 एक्टिवेट होता है तो 3 का रिस्पेक्टिव बाइनरी मुझे मिल रहा है 0 1 1। Y2 एक्टिवेट हो रहा है तो 2 का रिस्पेक्टिव बाइनरी जनरेट होगा 0 1 0। Y1 अगर एक्टिवेट होता है तो 1 का रिस्पेक्टिव बाइनरी आपका जनरेट होगा 0 0 1। और अगर Y0 एक्टिवेट होता है तो इसका रिस्पेक्टिव बाइनरी 0 0 0 जनरेट होना चाहिए। यह हुआ आपका ट्रुथ टेबल। ठीक है। अब देखना है मुझे बुलियन एक्सप्रेशंस। बुलियन एक्सप्रेशन अगर मैं देखूं तो A1 के लिए मुझे कहां कहां आउटपुट मिल रहा है, सॉरी पहले हम A2 की बात करते हैं। हाँ, अगर मैं A2 की बात कर रही हूं तो A2 में मेरे पास में ये 4 आउटपुट लॉजिक 1 पे है, मतलब 4 मिनटर्म जनरेट हुए हैं। अब ये आपका मिनटर्म जनरेट हो रहा है जब आपका Y7 एक्टिवेटेड है। इसका मतलब A2 विल बी इक्वल टू Y7 प्लस दूसरा है आपका Y6 प्लस Y5 प्लस Y4। ठीक है। नाउ A1 कब एक्टिवेट हो रहा है? A1 ये Y7 प्लस Y6, Y7 प्लस Y6। तीसरा
आपको यहां इन दोनों पे मिल रहा है, ये है आपका y3 एंड y2, तो y3 प्लस y2, और A0 आपका कब एक्टिवेट हो रहा है? A0 एक्टिवेट हो रहा है y7 एंड y5, y7 प्लस y5 प्लस, और कौन से बचे? ये है आपका रिस्पेक्टिव y3 प्लस ये वाला है आपका रिस्पेक्टिव y1। सो मुझे ये तीनों के आउटपुट बुलियन एक्सप्रेशंस मिल गए। A2 है y7 प्लस y6 प्लस y5 प्लस y4, A1 है y7 प्लस y6 प्लस y3 प्लस y2, और A0 है y7 प्लस y5 प्लस y3 प्लस y1। ठीक, अब अगर मुझे इसे जनरेट करना है सर्किट यूजिंग लॉजिक गेट, तो प्लस ऑपरेशन है, आपको पता है हम यूज करेंगे और गेट। और गेट यूज करके मैं जनरेट करूंगी अपना सर्किट। तो मेरे पास में फर्स्ट और गेट होगा, इस और गेट का आउटपुट है A2, तो इनपुट इसके होने चाहिए 1 2 3 4 इनपुट्स। ये 4 इनपुट्स क्या होंगे? y7 y6 y5 y4। ठीक, तो यहां पर मैंने दे दिया y7 y6 y5 एंड y4। ये 4 इनपुट्स आपको आउटपुट देगा A2। सिमिलरली अगर मैं A1 के लिए एक और गेट लेती हूं, ये A1 हुआ, तो A1 के लिए और गेट y7 y6 y3 y2, इसका मतलब यहां भी आपको 4 इनपुट चाहिए, y7 y6 y3 एंड y2। ठीक, और लास्ट आपका A0 है, A0 के लिए भी आपको 4 इनपुट लाइंस चाहिए, और वो 4 इनपुट लाइंस है y7 y5 y3 y1। तो y7 y5 y3 एंड y1। अब आप कहोगे कि मैंने सारी लाइंस लंबी लेकर के फिर वहां से कनेक्शन क्यों नहीं दिया? ऑफ कोर्स आप वो भी दे सकते हो, जैसे हमने इससे प्रीवियस में किया था, सारी लाइंस ऐसे स्टैंडिंग में ली, आप यहां भी कर सकते हो y7 6 5 4 3 2 1 0, y7 टू y0 लाइंस लेकर के आप और गेट कनेक्ट कर सकते हो रिस्पेक्टिव, जैसे y7 देन y6 देन y5 एंड y4। आप ऐसे भी कनेक्शन दे सकते हो, आपकी मर्जी है। दिस वॉज योर A2। A1 के लिए y7 y6 y3 y2 y3 एंड y2, ये आपका A1 बना। 7 6 3 एंड 2, और A0 के लिए 7 5 y7 y5 y3 y1 y3 एंड y1। इसमें और गेट लगा करके आप इसे A0 ले सकते हो। ऑफ कोर्स आप दोनों में से किसी भी तरीके से डिजाइन कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे, चाहे आप इसमें अलग अलग इनपुट्स लिखना चाहो, चाहे आप लाइंस लेकर के वहां से कनेक्शन देना चाहो। यस, आप ये भी कर सकते हो और आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, दोनों में कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, दिस इज योर 8x3 एनकोडर, जहां 8 लाइंस को मैंने 3 बिट में एनकोड किया है। नाउ अब आता है प्रायोरिटी एनकोडर। प्रायोरिटी एनकोडर होता क्या है, पहले हमें वो देखना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने क्विजेस देखी होंगी, क्विज चलता है तो उसमें बजर राउंड होता है। बजर राउंड में क्या होता है, जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसका आंसर वैलिड होगा। इसका मतलब जिसका बजर पहले बजा बाकी सारे बजर्स लॉक हो गए।
ठीक, या फिर कुछ ऐसे कह लो कि हम कई जगह पर ऐसे कुछ रखते हैं जहां पे प्रायोरिटीज होती हैं। एक एग्जांपल बताती हूँ। आपके मोबाइल में आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, अब किसी की कॉल आई, तो कॉल आते बराबर क्या होता है, गेम पॉज हो जाती है और कॉल को आपको या तो कनेक्ट करना पड़ता है या डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। या तो आप कॉल रिसीव करोगे या आप कॉल को काटोगे, उसके बाद आपकी गेम फिर से रिस्टार्ट होगी, वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहां पर जो मोबाइल है इसमें कॉल की हायर प्रायोरिटी है एज रिस्पेक्ट टू गेम। वहीं अगर कोई मैसेज आता है तो मैसेज ऊपर ब्लिंक हो जाता है, नोटिफिकेशन में आपका मैसेज ब्लिंक हो गया, पर आपकी गेम रुकती नहीं है, गेम कंटिन्यू रहती है। क्यों? क्योंकि मैसेज की प्रायोरिटी कम है पर कॉल की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। तो प्रायोरिटी एनकोडर ये करेगा कि जितने इनपुट्स अवेलेबल हैं उन सब की प्रायोरिटी सेट कर देते हैं पहले, कि इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद इसकी है, उसके बाद इसकी है, उसके बाद इसकी है। हम हाईएस्ट प्रायोरिटी सेट करते हैं। और अगर एक टाइम पे एक से ज्यादा इनपुट अगर अवेलेबल हो गए, सपोज अभी तक हमने क्या कहा, एनकोडर में एक टाइम पे सिर्फ एक ही इनपुट एक्टिवेट होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर अगर एक से ज्यादा होता है तो क्या, प्रायोरिटी एनकोडर उसका सॉल्यूशन दे रहा है कि अगर मेरे दो इनपुट्स एक टाइम पे एक्टिवेट होते हैं तो इन दोनों में से जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी उसका एनकोडिंग आउटपुट में मिलेगा, सेकंड वाले का नहीं मिलेगा। दिस इज योर प्रायोरिटी एनकोडर। इसका मतलब उसके जो इनपुट्स है वो वैसे ही चलेंगे। अगर मेरा 4x2 एनकोडर है तो वो 4 इनपुट और 2 आउटपुट ही रहेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पर वो जो 4 इनपुट है उन 4 इनपुट की प्रायोरिटी मैं डिसाइड कर सकती हूं कि किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी और किसकी प्रायोरिटी लोएस्ट होगी। घर में भी कुछ ऐसे ही होता है। आपको अगर कहा गया कि भाई जाओ जाके कुछ काम करके आओ, तो अगर काम आपके छोटे भाई बहन का है, चल चल मैं नहीं कर रहा, ठीक है, वही काम अगर आपके बड़े भाई ने कहा तो आप कहोगे हाँ कर दूंगा। अगर आपकी मम्मी ने कहा तो कहते हो कि ठीक है मम्मी 5 मिनट में 10 मिनट में जा रहा हूं। पर वहीं अगर आपके पापा ने कहा ठीक है पापा जा रहा हूं, सामान रखा उठ के चल पड़े। मींस घर में भी क्या हुआ, पापा के ऑर्डर की हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसके नीचे मम्मा की, उसके नीचे भाई एल्डर ब्रदर की, और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे जो है वो आपके छोटे भाई बहन है। तो हम घर में भी ये प्रायोरिटी सेट करते हैं। वही चीज आपको अब सर्किट में करना है कि अगर आपके 2 या 3 जगह से इंस्ट्रक्शन आते हैं तो आपका सर्किट डिसाइड करेगा कि किसका इंस्ट्रक्शन मान के मुझे आउटपुट देना है। भाई तो यहां पर मैं जो डिजाइन कर रही हूं, ऑफ कोर्स ये 8x3 प्रायोरिटी एनकोडर भी बनता है, 16x4 भी बनेगा, ऑफ कोर्स बन सकता है। यहां पर जो हम डिजाइन कर रहे हैं प्रायोरिटी एनकोडर, वो कर रहे हैं 4-to-2 प्रायोरिटी एनकोडर। मतलब 4 इनपुट्स होंगे और 2 आउटपुट्स होंगे। ये 4 इनपुट्स को एनकोड करने के लिए मुझे 2 आउटपुट चाहिए, 0 1 2 3। उसके लिए आपका आउटपुट 2 चाहिए क्योंकि 2 बिट चाहिए, 0 0 और 0 1 और 1 0 और 1 1, तो 2 ही बिट्स चाहिए मुझे। तो मेरे पास में 4 इनपुट लाइंस होंगी, y3 y2 y1 y0, 2 आउटपुट लाइंस होंगी a1 a0। अब सेट करनी है प्रायोरिटी। देखो यहां पे मैं जो सेट कर रही हूं मैंने अपने हिसाब से सेट की है, y3 हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड y0 हैज लोएस्ट प्रायोरिटी, ये मैंने सेट की है। आप अपने अकॉर्डिंग y3 को लोएस्ट प्रायोरिटी और y0 को हाईएस्ट प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हो, पर उस अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा सर्किट या फिर ट्रुथ टेबल चेंज करते जाना पड़ेगा। जिस अकॉर्डिंग आप लोग प्रायोरिटी सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रुथ टेबल बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है, हम y3 को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे ले रहे, y0 को लोएस्ट प्रायोरिटी पे ले रहे। अब ये कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा इनपुट एक टाइम पे एक्टिवेट होते हैं, y3 और y2 दोनों एक्टिवेट हो गए, या y3 और y1 एक्टिवेट हो गए, या y2 और y0 एक्टिवेट हो गए, मतलब कोई भी एक से ज्यादा इनपुट्स अगर एक्टिवेट होते हैं तो आउटपुट हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले इनपुट का एनकोड होगा। इफ मोर देन 1 इनपुट इज लॉजिक 1,
एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे अगर एक से ज्यादा इनपुट लॉजिक 1 है, द आउटपुट विल बी द बाइनरी कोड करस्पॉन्डिंग टू इनपुट विच इज हैविंग हाइयर प्रायोरिटी। जिसका भी हाइयर प्रायोरिटी है उसका कोड आपके आउटपुट में आपको मिलेगा। अब अभी तक एक दिक्कत हो रही थी, दिक्कत ये थी कि आपका इनपुट अगर Y0 एक्टिवेट हो रहा है तो आउटपुट 0 0 0 मिल रहा है, राइट। पर अगर कोई भी इनपुट एक्टिवेट नहीं होता तब आउटपुट क्या मिलेगा? मतलब कोई भी इनपुट पे लॉजिक 1 है ही नहीं, Y0 पे भी नहीं है, Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 किसी पर भी लॉजिक 1 नहीं है, तब भी आउटपुट लॉजिक 1, तब भी आउटपुट आपको 0 0 0 मिल रहा है, और इस केस में भी आउटपुट 0 0 0 मिल रहा है। तो आउटपुट देख के मैं कैसे पहचानूं कि मेरा Y0 इनपुट एक्टिवेट हुआ है या कोई भी इनपुट आया ही नहीं है? ये अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा। इस डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए कि मेरा कोई इनपुट एक्टिव है या नहीं है, और अगर नहीं है तो मुझे पता चल जाए कि कोई भी इनपुट एक्टिव है नहीं है, और अगर Y0 एक्टिवेट है तो मुझे ये पता चल जाए कि जो आउटपुट 0 0 0 आ रहा है वो Y0 के करस्पॉन्डेंस में आ रहा है। इसके लिए हमने एक आउटपुट और लिया और उस आउटपुट को नाम दिया है V। ये V बताएगा कि आपका कोई एक इनपुट एक्टिव है या नहीं है। अगर कोई भी इनपुट एक्टिव है तो V की वैल्यू आपकी 1 होगी, अगर कोई भी एक इनपुट। पर अगर कोई भी इनपुट एक्टिव नहीं है, किसी भी इनपुट पर कोई डाटा नहीं है, तो उस केस में V की वैल्यू मेरी 0 आएगी। ठीक है, तो अब इसे प्रायोरिटी एनकोडर को डिजाइन करने के लिए अगेन आपको सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल पे आते हैं, मेरे पास में इनपुट्स अवेलेबल 4x2 का मतलब है 4 इनपुट्स अवेलेबल थे, Y3 Y2 Y1 Y0, और आउटपुट मेरे पास में 3 थे, अब A1 A0 और B। अब इनके देखो कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 1। ओके, एक काम करते हैं, ये वाला ट्रुथ टेबल मैं नेक्स्ट इस पे बना रही हूं। जो इनपुट्स हैं मेरे पास में अवेलेबल हैं Y3 Y2 Y1 एंड Y0। ठीक, अब इनके क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? मेरे पास आउटपुट अवेलेबल है A1 A0 एंड V। ठीक, ये हो सकता है 0 0 0 0 और 0 0 0 1 और 0 0 1 0 और 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 एंड 1 1 1 1। ये 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं इनपुट के। क्योंकि ये प्रायोरिटी एनकोडर है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे एक ही इनपुट एक्टिवेट होगा, एक टाइम पे एक से ज्यादा इनपुट एक्टिवेट हो सकते हैं। तो मैं हर एक कॉम्बिनेशन Y3 Y2 Y1 Y0 का देख रही हूं। अब ये याद रखना, Y3 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, Y3 से कम Y2 की, Y2 से कम Y1 की, Y1 से कम Y0 की प्रायोरिटी है। ठीक है, अब देखते हैं आपका करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा। जब आपका कोई भी इनपुट एक्टिवेटेड नहीं है तब हमने कहा था V की वैल्यू होगी 0 और आउटपुट आपको 0 0 मिलेगा। ठीक है, मतलब V बताएगा कि आपका कोई भी इनपुट एक्टिवेटेड नहीं है। अब अगर मेरा Y0 एक्टिवेटेड है तो Y0 का रिस्पेक्टिव 0 0 मिल रहा है, पर इस केस में V की वैल्यू 1 है। इसका मतलब अब देखो पहले दो में डिफरेंस, अगर कोई भी इनपुट एक्टिवेटेड नहीं है तब भी आउटपुट 0 0 था, और Y0 एक्टिवेटेड है तब भी आउटपुट 0 0 है, पर वो केस आपको डिफरेंशिएट कर रहा है V की वैल्यू से। अगर कोई भी इनपुट एक्टिवेटेड नहीं है
तो v की वैल्यू 0 होगी, और कोई एक इनपुट भी एक्टिवेटेड होगा तो v की वैल्यू आपकी 1 आएगी। इन दोनों केसेस में आपका आउटपुट 0 0 मिल रहा है। जब y1 एक्टिवेटेड है तो मुझे मिलना चाहिए 0 1, और v की वैल्यू होगी 1 क्योंकि आपका एक इनपुट एक्टिवेटेड है। जब y1 और y0 दोनों एक्टिवेट हुए, अब ये स्पेशल केस है जहां पर आपको समझना है। इस केस में y1 और y0 दोनों एक्टिवेट हुए तो आपका प्रायोरिटी एनकोडर किसे एनकोड करेगा? हमने देखा है y3, y2, y1, y0 प्रायोरिटी है, मतलब y1 की प्रायोरिटी हाइयर है एज कंपेयर टू y0, तो y1 का एनकोडिंग आपको आउटपुट में मिलेगा जो कि है आपका 0 1, और v की वैल्यू 1 रहेगी। देन यहाँ पे y2 एक्टिवेटेड है तो 1 0, v की वैल्यू 1 है। यहाँ पर अगेन आप देखो y2 और y0 एक्टिवेटेड है। अब y2 और y0 में y2 की प्रायोरिटी हाइयर है, इसीलिए मुझे आउटपुट मिलेगा 1 0, और यहाँ पे रहेगा 1। y1 एक्टिवेटेड है तो y2 का करस्पॉन्डिंग मिलेगा आउटपुट 1। यहाँ पर y2, y1, y0 तीनों एक्टिवेटेड है, पर हाइयर प्रायोरिटी y2 की है, इसीलिए आउटपुट मुझे मिलेगा 1 0, v की वैल्यू रहेगी 1। यहाँ y3 एक्टिवेटेड है तो y3 का करस्पॉन्डिंग कोड 1 1, आउटपुट 1। y3 एंड y0 दोनों एक्टिवेटेड हैं, यहाँ पर ये दोनों एक्टिवेटेड हैं, पर y3 की प्रायोरिटी हाइयर है, इसीलिए 1 1 और 1। अब यहाँ देखो इन सब में y3 एक्टिवेटेड है तो इन सब में मेरा कोड 1 1 रहेगा, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला इनपुट मेरा एक्टिवेटेड है, तो मेरी ये सारी वैल्यू 1 रहेगी, और करस्पॉन्डिंग v की वैल्यू भी 1 है क्योंकि आपको आउटपुट कोई ना कोई एक इनपुट मिला हुआ है। फाइन। अब इसके बाद में आपको करना है a1 और a0 का बुलियन एक्सप्रेशन निकालने। इसके बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए ज्यादा बेटर मेथड है के मैप। अगर मैं के मैप में इंसर्ट करती हूं तो के मैप मेरा कितने वेरिएबल का बनेगा? ऑफ कोर्स 4 वेरिएबल का, क्योंकि 4 इनपुट अवेलेबल है। ये 4 इनपुट है y3, y2, y1, y0, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, अब देखते हैं A1। फॉर A1 आपका के मैप, A1 में मिन टर्म्स ये है आपका रिस्पेक्टिव 0 1 0 0 मतलब 4। सेकेंड आपका मिन टर्म है 1 0 1 दैट इज 5। थर्ड 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अगर मैं ये देखूं तो मेरे सारे ये मिन टर्म सेट हो गए। अब पेयरिंग हमेशा याद रखो, पहले भी हमने फर्स्ट यूनिट में भी देखा था, पेयरिंग या तो 2 की बनती है या 4 की या 8 की, मतलब 2n की पेयरिंग बनती है। तो ऑफ कोर्स मैं ये 12 की पेयरिंग नहीं बना सकती, इसीलिए मैं 4 4 की पेयरिंग बनाऊंगी। और ये 4 की पेयरिंग हम ऐसे बनाएंगे, ये 4 की पेयरिंग जो कि इसके लिए रिस्पेक्टिव इक्वेशन बनेगा A1 इज इक्वल टू, इसके लिए रिस्पेक्टिव इक्वेशन है y2 प्लस ये 4 की पेयरिंग करूंगी तो ये 4 की पेयरिंग के लिए रिस्पेक्टिव इक्वेशन है y3। सो A1 का मेरा इक्वेशन बना y2 प्लस y3। अब ऐसे ही एक के मैप बनाएंगे फॉर A0। ठीक, A0 का भी के मैप जो है वो आपका 4 वेरिएबल के मैप बनेगा। और ये जो 4 वेरिएबल हैं वो वही हैं y3, y2, y1, y0।
ये है 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। सेल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब देखते हैं मेरे A0 के मिन टर्म्स कहाँ हैं। A0 के मिन टर्म है ये दोनों, दैट इज 2 एंड 3। तो 2 और 3 में मैंने मिन टर्म्स प्लेस कर दिए। उसके बाद मिन टर्म आ रहे हैं मेरे 8 के आगे सारे, मतलब 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक, तो यहां पे आपका ये 8 का ग्रुप बन सकता है और ये 8 का ग्रुप आपको A2 देगा, A3 नहीं Y3, A2 विल बी इक्वल टू, ये आपका है, ये जो 8 का ग्रुप बना है ये आपको देगा A2 इज इक्वल टू, एक तो है Y3 प्लस आपके दो मिन टर्म्स 2 3, यस 2 3 थे, तो ये दो मिन टर्म्स है। अब या तो मैं इन दो मिन टर्म की पेयरिंग करूं या ये 2 और 3 की पेयरिंग 10 11 के साथ करूंगी। मुझे पेयरिंग बड़े से बड़ी करनी है, इसीलिए मैं इसकी पेयरिंग 2 3 की पेयरिंग बनाऊंगी 10 11 के साथ। और जब मैं इनकी पेयरिंग करती हूं तो मुझे मिलेगा Y2 बार, इन दोनों का Y2 बार, और यहां से मिलेगा Y1। ठीक है, अब लास्ट आपका बचा है के मैप फॉर V। अगर मैं V के लिए बनाती हूं तो के मैप आपका अगेन 4 वेरिएबल के मैप है, और इस के मैप की खासियत यह है कि आपका सिर्फ 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। आपका ये जो मिन टर्म है सिर्फ 0 के लिए अवेलेबल नहीं है, बाकी सबके लिए अवेलेबल है। राइट, इसका मतलब जब मैं पेयरिंग करूंगी तो ये 8 की पेयरिंग हो गई, दैट इज V विल बी इक्वल टू, यहां पे 8 की पेयरिंग के लिए ये है Y3, उसके बाद में ये 8 की पेयरिंग नेक्स्ट पेयरिंग हुई तो ये हुआ प्लस Y2, और उसके बाद में अगर मैं ये 8 की पेयरिंग करती हूं, नीचे वाले 8 की, देखो करने को मैं 4 की भी कर सकती थी पर 8 की बड़ी है पेयरिंग, अगर इन 8 की करती हूं तो ये वाली वैल्यू आएगी प्लस Y1, और ये वाले 8 की पेयरिंग अगर मैं करती हूं इन 8 की तो ये आएगा Y0। ये मुझे बुलियन एक्सप्रेशन मिले हैं, A1 Y2 प्लस Y3, A2 Y3 प्लस Y2 बार Y1, और V इज इक्वल टू Y3 Y2 Y1 Y0। इसका मतलब अगर मैं ये बुलियन एक्सप्रेशन लेके आती हूं, A1 इज इक्वल टू, A1 हमने लिया था Y2 प्लस Y3, Y2 प्लस Y3, A0 आपका आया था A1 A0। अच्छा, यहां पे इसे A0 लिखना है हमें, ठीक है। A0 है Y3 प्लस Y2 बार Y1, Y3 प्लस Y2 बार Y1, और V की वैल्यू है Y3 प्लस Y2 प्लस Y1 प्लस Y0। ठीक है, ये अगर मेरे पास में ये वाला एक्सप्रेशन जनरेट हो गए, सारे बुलियन एक्सप्रेशन जनरेट हो गए, तो हम लोग इससे डिजाइन कर सकते हैं 4x2 प्रायोरिटी एनकोडर यूजिंग बेसिक गेट्स। कैसे करेंगे? A1 was equal to Y3 Y2 plus Y3, Y3 plus Y2, A0 was equal to Y3 plus Y2 bar Y1, Y3 plus Y2 bar Y1, and V was equal to Y3 plus Y2 plus Y1 plus Y0। ठीक,
इसका मतलब अब मेरे पास 4 इनपुट लाइंस है। 4 इनपुट लाइंस मेरी अवेलेबल है, y3, y2, y1 एंड y0। y3, y2, y1, y0। अब a1 y3 प्लस y2 प्लस के लिए मुझे चाहिए और गेट, तो मैं y3 और y2 लेकर के एक और गेट लगाऊंगी, वो आपको आउटपुट मिलेगा a1। सेकेंड y3 प्लस y2 बार y1, इसका मतलब पहले मुझे डॉट प्रोडक्ट देखना पड़ेगा y2 बार y1 का, तो मैं क्या करूंगी, y2 में नॉट गेट लगा रही हूं, यहां पे मुझे मिला y2 बार, ये मिला y1 और इनका डॉट प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर y2 बार y1 और प्लस y3 करना है, तो प्लस मैंने y3 किया है। प्लस करने के लिए मुझे चाहिए एक और गेट, और ये और गेट लगा करके आउटपुट मिलेगा a0 का, और v आउटपुट के लिए मुझे लेना है y3 प्लस y2 प्लस y1 प्लस y0। इसका मतलब सभी इनपुट प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी आपका आउटपुट प्रेजेंट हो पाएगा। दिस इज आउटपुट v। सो दिस इज योर 4x2 प्रायोरिटी एनकोडर यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स। अगर देखो, जैसे हमने यूनिवर्सिटी क्वेश्चन देखा था, अगर प्रायोरिटी एनकोडर पूछा जाए तो प्रायोरिटी एनकोडर में आप सबसे पहले ये बताओगे कि प्रायोरिटी एनकोडर होता क्या है, कितने इनपुट्स आप लेना चाह रहे हो, कौन कौन से आउटपुट है, फिर वी इनपुट आपने क्यों लिया, वी इनपुट का क्या काम है, ठीक। फिर आप बताओगे कि एक से ज्यादा इनपुट एक टाइम पे एक्टिव हाई हो सकते हैं। वहां से आप आओगे ट्रुथ टेबल पे। ट्रुथ टेबल हमने बनाया जहां पर y3, y2, y1, y0 के सभी कॉम्बिनेशन लिख लिए, और इसमें जब हाइयर कॉम्बिनेशन एक्टिव होगा तो आपको, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 3 इनपुट्स थे, पर जो आपका हाइयर प्रायोरिटी वाला है उसका कोड मुझे आउटपुट में मिलेगा, और वो रिस्पेक्टिव कोड मैंने लिख लिया। v की वैल्यू 1 होगी, अगर आपका कोई एक इनपुट प्रेजेंट होगा तो v की वैल्यू 0 होगी अगर कोई भी इनपुट प्रेजेंट नहीं है। के मैप बना करके मैंने सबके बुलियन एक्सप्रेशन निकाले, और उसके बाद में इन बुलियन एक्सप्रेशन को मैंने रियलाइज किया है यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स। दिस इज योर प्रायोरिटी एनकोडर। सो आज के लिए बस यही एनकोडर का टॉपिक। कीप प्रैक्टिसिंग एंड वर्क हार्ड, जरूर आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय।